नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर में प्रैक्टिस सेट 20 आज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले जो 19 प्रैक्टिस सेट हल कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा मनुस्मृति में। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट ये वर्णित किया गया है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो यानी कि विधुर, वह पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा यानी कि जिस स्त्री का पति मर गया हो वह उसको जो है पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपका सबसे पहला दिया गया चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का जो है संबंध हो जाएगा सेंड्रोकोटस से। उसके बाद बिंदुसार। बिंदुसार का जो उपनाम था वह था अमित्रघात, और अशोक का उपनाम जो था प्रियदर्शी, और चाणक्य का उपनाम जो था विष्णुगुप्त। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का पहला और डी का हो जाएगा चौथा। तो 2 3 1 4 यहाँ आप देख सकते हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तीसरा प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी किसने? तो ये विकल्प यहाँ से हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो था वह था नागभट्ट प्रथम। और यह ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो कि संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। चौथा क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? तो ये लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। तीसरी शताब्दी में वारंगल ये आपका लोहे के उपकरण और यंत्र के लिए जो है प्रसिद्ध था। वारंगल में अगरिया लोग ये बड़ी संख्या में रहते थे, और अगरिया लोगों का प्राचीन काल से ही वर्तमान समय तक लोहे के यंत्र एवं उपकरण बनाना इनका परंपरागत व्यवसाय रहा है। पांचवा प्रश्न है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था? तो ये चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न आपका, कथन ए दिया गया है, पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। कारण आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थीं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उत्तर को चुनना है। तो यहाँ आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए सही है, परंतु आर जो है वह गलत है। आर जो दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थीं, ये आपका सही नहीं है, और कथन जो है ये आपका सही है। सातवां प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। पहला है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। दूसरा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाना। तीसरा है, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। और चौथा, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। तो नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा इसमें सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 1 में जो है यह वर्णित है कि इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। तो यहाँ पे जो है तीसरा गलत है, पहला, दूसरा और चौथा यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, सिक्किम एक राज्य बना कब?
तो ये बना था आपका 36वें संशोधन के द्वारा। डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। संविधान के 35वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को जो है भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। तो यहाँ डी ऑप्शन जो है सही होगा आपका। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं तेल नदी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तेल नदी ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ कोयना है, येरला है, डॉन है, बरडा, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। तेल नदी ये महानदी की सहायक नदी है। यदि पूछा जाए तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की सहायक नदी है। 10वां प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम है, तो ये बी ऑप्शन से हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी ये कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल करके 805 किलोमीटर लंबाई ये तय करती है। तो यहाँ जो है यदि पूछा जाए कावेरी नदी की लंबाई कितना है, तो 805 किलोमीटर और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है निकलती है। 11वां प्रश्न है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है रामगंगा पर। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है और इसकी ऊंचाई 128 मीटर है और लंबाई इसका 715 मीटर है। 12वां प्रश्न, ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो सी ऑप्शन से हो जाएगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी और यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित ये है। ईपीए याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। 13वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ दिया गया आपका जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। सिमलीपाल किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है, ए का हो जाएगा। चौथा, दिहांग और दिबांग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, बी का हो जाएगा। तीसरा, नोकरेक ये आपका मेघालय में है, तो सी का हो जाएगा। पाँचवा, और कोल्ड डेजर्ट यानी कि शीत मरुस्थल ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो डी का हो जाएगा पहला। 4 3 5 1 4 3 5 1 आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 14वां प्रश्न आपका कि निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना यानी कि एमडीएम को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा ठेकेदार। मध्याह्न भोजन योजना को ठेकेदार ये प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है, जबकि शेष सभी इसमें जो है शामिल हैं, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट यानी कि व्यवस्थापक, पंचायती राज संस्था और स्वयं सेवा समूह। और एमडीएम की शुरुआत पूछा जाता है कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 को एमडीएन यानी कि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हुई थी। 15वां प्रश्न आपका, केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसका नाम क्या है? तो यह धन लक्ष्मी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप टेस्ट यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए फ्री में टेस्ट सीरीज जो है कराया जा रहा है और यह प्रत्येक संडे को दोपहर 1 बजे टेस्ट कराया जाता है और इसका एनालिसिस शाम को 7 बजे कराया जाता है। तो इससे जो है आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। फिर जो है फ्री वर्सेस प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो आप देख सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो कंप्लीट सिलेबस इसमें आपको कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, उसके बाद अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स हैं और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन और बाय टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। उसके बाद प्लस फीचर्स आप देख सकते हैं इतने सारे हैं। उसके बाद बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल है अनअकैडमी पर, लक्ष्य यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2022 ये आपका 31 मार्च से जो है शुरू हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 ये 12 मंथ का प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स दोनों है, ये 1 अप्रैल से जो है शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यूपीपीएससी की टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। फिर फास्ट ट्रैक रिवीजन है 60 डेज का यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस के लिए, तो ये आपका 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है।
आपका फास्टैग रिवीजन 60 डेज यूपीपीएससी प्रीलिम्स सीसैट के लिए ये बैच है, ये भी आपका 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। और अभी जो आप देख सकते हैं यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस, सीपेट, लेखपाल, बीईओ और ऑप्शनल कोर्सेज के लिए जो है अनअकैडमी पर बैच अवेलेबल है। तो आप जो है जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। आप देख सकते हैं कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, उसके साथ यदि तो 1260 रुपये पे करना है। उसके बाद 3 मंथ का 3150, 6 मंथ का जो है 5040 है, और 1 साल का 6300, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7560 रुपये पे करना है। हमारा रेफरल कोड आप यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, जिससे आपको जो है तत्काल वहाँ पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। सोलहवां क्वेश्चन है स्वाधार योजना है, तो ये सी ऑप्शन से हुआ कि कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है। ये स्वाधार योजना ये भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ ये प्रायोजित योजना है। इसका शुरुआत जो हुआ था 2001-2 में किया गया था, और इस योजना के अंतर्गत रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है और उनका जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। 17वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन से होगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। भारत में प्रमुख सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम है जैसे कि आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि, जबकि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक बेरोजगारी उन्मूलन ये कार्यक्रम है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं? तो वह आवास और बायोम दोनों कहलाता है। ई ऑप्शन यहाँ से होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ तो एक से अधिक आंसर सही होगा, यानी कि ई ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों के अन्य जीवधारियों के रहने की जगह को आवास कहते हैं। जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी बृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है तो उसे बायोम कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं वन, घास स्थल, रेगिस्तान और टुंड्रा बायोम, ये सभी। तो यहाँ ई ऑप्शन सही होगा, एक से अधिक सही है यहाँ। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो यहाँ औद्योगिक प्रबंधन सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जल प्रबंधन हो गया, वन रोपण हो गया और वन्य जीव सुरक्षा, ये जो है पारिस्थितिक संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं इनसे, जबकि औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं है। 20वां प्रश्न है पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का या के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? पहला है विषाणु, दूसरा कवक, तीसरा है जीवाणु। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो है आपका कवक और जीवाणु होगा, इसमें विषाणु शामिल नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक तत्वों यानी यौगिकों में तोड़ते हैं और सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे कि फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ ये अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन जो है सही होगा आपका, दूसरा और तीसरा। 21वां प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 विकल्प दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन वह आपका सही होगा। तो यहाँ ए दिया गया कि जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यानी कि यूनिडायरेक्शन होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह वह एक दिशी होता है और जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र ये धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तो कथन ए जो है केवल आपका यहाँ सही है। 22वां प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटरों में जो है अंकगणितीय तथा तार्किक इकाई होती है जो कि अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाओं का कार्य करती है, जिसे हम कहते हैं ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कंपाइलर जो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर हो गया, माउस और कीबोर्ड ये हार्डवेयर हैं, जबकि कंपाइलर जो है एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में ये बदल देता है। 24वां प्रश्न है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो वह सोडियम थायोसल्फेट। कई बार यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, और कारण आ रहा है तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन सही होगा कि ए जो है वह सत्य है, यानी कथन सत्य है और कारण जो है वह आपका असत्य है। मेलाटोनिन निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला एक हार्मोन है। यह केवल रात में निकलता है, और मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीचों बीच पीनियल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है और बाद में ये रक्त में मिल जाता है। पीनियल ग्लैंड सीधे आँखों से जुड़ी होती है और इस ग्रंथि पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है मेलाटोनिन का स्राव वह शुरू हो जाता है। इसे जो है हम रात का हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं, और ये सामान्यतः प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता, इसलिए ए सही है और आर जो है असत्य है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है, डी सी से अमीर है, ई सबसे ज़्यादा अमीर है। अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा? तो चलिए देखते हैं। कह रहा है सबसे पहले कि ए जो है वह बी से अमीर है। ये हो गया, और ये किससे अमीर है? तो बी से ये अमीर है। फिर कह रहा है कि सी जो है वह ए से अमीर है, सी जो है वह ए से भी अमीर है, तो सी पहले हो जाएगा। फिर जो है डी सी से अमीर है, डी जो है वह किससे अमीर है? सी से अमीर है, तो डी से पहले सी से पहले डी हो जाएगा। फिर जो है आप कह रहा कि ई सबसे ज़्यादा अमीर है, तो ई जो है और पहले हो जाएगा। तो अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए तो ये क्रम में जो है आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अमीर ई है, फिर डी, फिर सी, फिर ए, फिर जो है बी। तो किसका स्थान मध्य में होगा पूछा जा रहा है। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो मध्य में कौन सा होगा? सी होगा। दो इधर और मध्य में सी हो जाएगा आपका, इनकी डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो ये कुल 200 हैं, और यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो इनका योग 580 है। तो चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं ये बताना है आपको। तो यहाँ जो है टोटल कुल कितने दिया गया है? संख्या 200 हैं। तो आप देख सकते हैं खरगोश और कबूतर दोनों में 2 पैर जो है कॉमन होगा, यानी खरगोश के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2, तो दोनों में जो 2 कॉमन होगा। तो 200 में हम 2 से सबसे पहले गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 400। लेकिन टोटल पैर कितना दिया गया है? 500। तो 580 में से हम 400 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 180। अब 2 पैर जो है सब में कॉमन होता है, तो इसे हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 90। अब खरगोश की संख्या जो है कितना हो जाएगी यहाँ पे? 90 हो गया। खरगोश का संख्या 90 निकल कर आ गया, ये 4 पैर वाले जानवर का। उसके बाद जो है पूछा गया है यहाँ पे चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं। तो 90 तो आपके जो है खरगोश हो गए, और टोटल है यहाँ 200 सिर। तो 200 में से आप 90 माइनस कर देंगे तो कबूतरों की संख्या निकल के आ जाएगा 110। आंसर जो सही होगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा 110। 28वां प्रश्न है, दूसरे चित्र में यक्स क्या है? तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं कुल 3 जो है डायग्राम दिया गया है। दूसरे वाले में ही आपको बताना है यक्स की जगह पे क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, और 7 गुणे 17 करेंगे कितना हो जाएगा? 119। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस तरह कि 24 को हम जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, और 8 गुणे 23 करेंगे कितना हो जाएगा? 184। तो इस तरह हम 18 को भी 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 6।
अब 6 में कितने का हम गुणा करें कि जो है 174 हो जाएगा। तो जो है 6 में हम किसका गुणा करेंगे, आप ऑप्शन से चाहे चेक कर सकते हैं। तो 6 में जब 29 का आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 174, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न आपका, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक हो तो उनमें से दूसरी संख्या कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा 61। और 30वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्यार्थी की प्रतिदिन विभिन्न क्रियाओं में व्यतीत समय के घंटों को डिग्री में दर्शाता है। वह सोने की तुलना में खेलने में कितना समय प्रतिशत में बिताता है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं सोने में वह 120 डिग्री व्यतीत करता है और खेलने में 23 डिग्री व्यतीत करता है। तो चूँकि जो है 120% बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री बराबर हो जाएगा 100% के, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 100/120 गुणे 30 हो जाएगा। अब एक शून्य से एक शून्य कट गया आपका यहाँ, और 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 पचे 10 हो गया, 6 पचे 30 हो जाएगा, 5 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25% के। तो सोने की तुलना में वह खेलने में जो है 25% समय लगाता है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न आपका, संख्याओं आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 4.6, 0 है, 9.3 है, -4.8, 7.6 है, 2.3, फिर 12.7, 3.5, 8.2, 6.1, 3.9 और 5.2 की माध्यिका निकालना है यहाँ पे। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले 0 नहीं होगा, -4.8 होगा, -4.8 पहले होगा, फिर जो है 0 होगा। इस तरह हम जो है संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे। टोटल जो है कितने संख्याएं हैं यहाँ पे, तो 12 टोटल संख्याएं हैं। तो माध्यिका का फार्मूला जो होता है n/2वां पद प्लस जो है ब्रैकेट में n/2 प्लस 1वां पद बट्टे होता है आपका यहाँ पे 2। अब इसी n यानी कि टोटल संख्या जितना है तो हो जाएगा यहाँ 12/2 प्लस ब्रैकेट में n/2 प्लस 1, तो n कितना है 12/2 प्लस 1 बट्टे जो है 2 हो जाएगा। तो 12 ये 6 बार में कट जाएगा और ये 2 छक 12, 6 1 7 हो जाएगा। तो 6 प्लस हो गया 6 हो गया 6वां पद प्लस जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे 7वां पद बट्टे 2। तो आप अरेंज जब इसमें करेंगे तो 6वां पद जो है इसमें आपका 4.6 होगा और 7वां पद जो है इसमें आपका हो जाएगा 5.2 हो जाएगा। तो 4.6 प्लस 5.2 बटे 2 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9.8/2। इसे कट करेंगे 2 चौका 8, 2 9 18, 4.9। आंसर जो आपका सही होगा बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे 4.9। 32वां प्रश्न है, कथन दिया गया क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए। तर्क पहला है हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। दूसरा नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ और अधिक बढ़ जाएगा। तो नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क जो है 2 यहाँ पे प्रबल है। यदि किसी कथन के पक्ष में केवल एकमात्र जैसे तर्क दिए जाते हैं तो वह तर्क जो है प्रबल नहीं होता, क्योंकि किसी समस्या का एकमात्र समाधान न होकर के अन्य समाधान भी हो सकते हैं। तो तर्क पहला प्रबल नहीं है। अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ने से स्कूली शिक्षा में सुधार न करना प्रबल तर्क नहीं है, क्योंकि शिक्षा भी मानव संसाधन विकास में योगदान देकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। और तो यहाँ पे आपका जो है कथन न तो तर्क 1 और ना ही जो है तर्क 2 प्रबल है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, व्यंजक 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 विभाज्य है किससे। तो यहाँ जो है दिया गया 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 यह पूछा है विभाज्य है किससे। तो इसे हम लिख सकते हैं x² ब्रैकेट में 2x प्लस 1 और माइनस जो है 1 और 2x प्लस 1। अब इसे हम हल करेंगे तो बराबर हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1
और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बराबर यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 1 और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये व्यंजक जो विभाज्य है 2x प्लस 1 से जो है ये विभाज्य होगा, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन भुक्सा जनजाति बिजनौर में निवास करते हैं, ये आपका जो है सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लोग जो है ये लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर इन सभी जिलों में जो है निवास करते हैं, ना कि बांदा में, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। तो केवल जो है आपका यहाँ पे बुक्सा जनजाति बिजनौर में निवास करती हैं, ये सुमेलित है। 35वां प्रश्न है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो आपको पता होगा यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है बलिया। बलिया जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया। आपको पता होगा कि सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, और सबसे उत्तरी जिला जो है ये आपका सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जिला जो है वह सोनभद्र है। तो लखनऊ से बलिया टच नहीं करता है, उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी ये लखनऊ से लगा हुआ है, जबकि बलिया ये लखनऊ से लगा हुआ नहीं है। 36वां प्रश्न है, 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस सूचकांक में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। दूसरा, बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा है, उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है सही है यहाँ पे। 37वां प्रश्न है, 15 से 16 जनवरी 2021 के मध्य प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA की सदस्यता का सार्वभौमिकता से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने ISA रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कुल 89 देशों ने जो है हस्ताक्षर किए हैं। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय आपको पता होगा हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। 39वां प्रश्न है, 14 जनवरी 2021 को किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है? तो ये चंडीगढ़ से हिसार के बीच, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, 18 दिसंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य के दृष्टिगत ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार करने के लिए कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया गया, किसके द्वारा? तो एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का मुख्यालय जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, और ये ADB और भारत सरकार के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से जो है ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार करने के लिए कुल $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोस्तों जो है ये था आपका GIC प्रवक्ता परीक्षा के लिए GS पेपर के लिए प्रैक्टिस सेट 20वां, और इसके पहले जो है 19 प्रैक्टिस सेट हम हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके डायरेक्ट एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं, और वहाँ से आप PDF जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।